गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको कक्षा 11 में बताते हैं जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी तक पूरी पृथ्वी पर 1.5 से 1.7 बिलियन जंतुओं की खोज हो चुकी है। पाठ का नाम है आप लोगों का जंतुओं का वर्गीकरण प्रथम। जंतुओं का वर्गीकरण प्रथम। इसमें आपको बताया जा रहा है कि अभी तक कुल 1.5 से 1.7 बिलियन जंतुओं की खोज हो चुकी है। अब अगर हम 1.5 से 1.7 बिलियन जंतुओं को पढ़ेंगे एक एक करके तो बहुत सारा समय लगेगा। संभव है कि बहुत कुछ याद रहे, बहुत कुछ छूट जाए। इसके लिए क्या किया गया, समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत मत अपने प्रस्तुत किए गए। तो अभी इसमें 1.7 से 1.5 का जो संख्या, इसमें आप ये जान लीजिए कि टोटल इसमें 70% की संख्या जंतुओं की पाई जाती है, 22% की संख्या वनस्पतियों की पाई जाती है, जबकि 8% में सूक्ष्म जीव आते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। 70% संख्या जीवों की, 22% संख्या वनस्पतियों की और 8% संख्या सूक्ष्म जीवों की पाई जाती है हमारी पूरी पृथ्वी पर। तो वर्गीकरण के संदर्भ में सबसे पहला मत जो आया वो आया अरस्तु का। अरस्तु ने क्या किया बच्चों? अरस्तु ने 2 भागों में पूरे जीवों को बांटा। पहले को उन्होंने पादप कहा, दूसरे को उन्होंने जंतु कहा। इन्होंने कहा कि जो पादप होते हैं ये कुल 3 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। पादपों को कुल 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला इन्होंने कहा शाक, जिसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं हर्ब्स। दूसरा होता है झाड़ी, सॉरी इसको हम बोलेंगे सर्ब्स बोलेंगे, ठीक, इंग्लिश छोड़ दीजिए, झाड़ी। तीसरा इन्होंने कहा पौधा, तीसरा इन्होंने कहा पौधा। और जंतुओं को जो वर्गीकरण का इन्होंने आधार बनाया उसमें इन्होंने बताया कि जंतु जो हैं या आरबीसी के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। उन्होंने 2 प्रकार की जंतुओं के बारे में बताया, ऐसे जिनमें आरबीसी की उपस्थिति हो, दूसरा ऐसे जिनमें आरबीसी उपस्थित न हो। आरबीसी जिसका फुल फॉर्म होता है लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा इनका ये आप देखेंगे अगर जंतुओं को हम 3 भागों में बांटें, शाक में, झाड़ी में, पौधे में, तो ये बहुत ज्यादा हमको सुटेबल नहीं लगता है वर्गीकरण को पढ़ने के लिए। दूसरा देखते हैं जंतुओं को आरबीसी की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर बांटा जाए तो भी बहुत अच्छा वर्गीकरण नहीं दिया गया। इसके बाद आता है बच्चों दो जगत वर्गीकरण का सिद्धांत। तो दो जगत वर्गीकरण का जो सिद्धांत दिया गया, आप लोगों ने कई बार इस सिद्धांत को पढ़ा भी होगा, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। यह दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा। तो दूसरा जो सिद्धांत आया अरस्तु के बाद वह आया द्विजगत वर्गीकरण का सिद्धांत। द्विजगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया बच्चों? यह दिया गया कैरोलस लीनियस के द्वारा। कैरोलस लीनियस के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। कैरोलस लीनियस ने समस्त प्राणियों को 2 भागों में बांट दिया। इन्होंने भी यही काम किया, जंतु में बांटा और वनस्पति में बांटा। इसके साथ साथ इन्होंने जो वर्गीकरण की मुख्य इकाई रखी, सबसे छोटी इकाई, इन्होंने कहा कि वंश और जात के आधार पर समस्त जंतुओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके बाद सब लास्ट में आया आर्यच हुटेकर का सिद्धांत, जो आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, बहुत ज्यादा प्रायोजित है। इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है, कह सकते हैं कि ज्यादा मान्य है। तो दो जगत वर्गीकरण सिद्धांत के बाद
तीसरा जो सिद्धांत आया उसको कहा गया 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। क्या कहा गया बच्चों इसको? 5 जगत वर्गीकरण पद्धति, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मेथड। इसमें इसको कौन दिया? इसको दिया R.H. व्हिटेकर ने। स्पेलिंग पे ध्यान देंगे आप। R.H. व्हिटेकर की स्पेलिंग होती है WHITTEKAR। R.H. व्हिटेकर ने दिया। R.H. व्हिटेकर ने समस्त जंतुओं को 5 वर्गों में, 5 भागों में विभाजित किया। क्या क्या? पहला इन्होंने कहा कि बहुत ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे। पहला जगत इन्होंने बताया मोनेरा जगत। दूसरा इन्होंने कहा प्रोटिस्टा जगत। तीसरा इन्होंने कवक जगत के बारे में बताया। चौथा इन्होंने कहा कि पादप जगत। और 5वां इन्होंने कहा जंतु जगत। 5 जगत का सिद्धांत ही इन्होंने दिया। तो R.H. व्हिटेकर ने क्या किया कि कुछ लक्षणों के आधार पर 5 जगत का सिद्धांत दिया। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। अब अगर हम देखें तो कोशिकाओं के संगठन के आधार पर हम देखें तो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को रखा गया मोनेरा के अंतर्गत। तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को रखा गया मोनेरा जगत के अंतर्गत और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा गया, यहाँ देखिए थोड़ा शॉर्टकट लिखना होगा, यूकैरियोटिक कोशिका। समझ लेना आप लोग, यूकैरियोटिक कोशिका में आ गए सब। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका सिर्फ मोनेरा का होता है, बाकी यूकैरियोटिक कोशिका प्रोटिस्टा का, कवक का, पादप का और जंतु का होता है। इसके बाद अगर हम देखें कोशिका के आधार पर, मतलब एक कोशिकी बहुकोशिकीय जंतु के आधार पर, एक कोशिकीय जंतु कौन होते हैं? जिनकी समस्त क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न हो जाती हैं, कोशिकीय जंतु कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जंतु कौन होते हैं? जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे हम मनुष्य जो है बहुकोशिकीय जंतु होता है और भी जो जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो हमें पाते हैं कि जो प्रोटिस्टा है यह होता है एक कोश की। क्या होता है बच्चों? एक कोश की प्रोटिस्टा होता है। इसके बाद कवक हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गया, यह सभी बहुकोश की होते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं बहुकोश की और बहुकोश की। तो हम कैसे पढ़ेंगे? अगर हमें कहेंगे कि यूकैरियोटिक एक कोशिकी को किसके अंतर्गत, कोई जीव अगर आपको यूकैरियोटिक एक कोशिकी दिया जाए तो किसके अंतर, किसमें आप रखेंगे? आप उसको रखेंगे प्रोटिस्टा में। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए, कोई भी स्पीशीज दे दिया जाए प्रयोगशाला में और वह यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय हो, तब आप उसको 3 जगह रख सकते हैं। कवक में रख सकते हैं, पादप वर्ग में रख सकते हैं, जंतु में रख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम कि इन्होंने क्या किया कि 1.5 मिलियन से 1.7 मिलियन तक के जंतुओं को रखना शुरू किया। अब ये कोश की बहुकोश की, ये भी बहुकोश की, ये बहुकोश की। क्या किया इन्होंने पोषण देखा कि कौन किस प्रकार का पोषण करता है। इस आधार पर इन्होंने पाया कि जो पौधे होते हैं यह स्वपोषी होते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि कवक और जो जंतु होते हैं यह परपोषी होते हैं, दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि परपोषी में भी 2 हो गया, तो क्या हम सभी परपोषियों को इसमें रख देंगे? नहीं, परपोषियों में हम ये देखते हैं कि इनके भोजन लेने का तरीका क्या है। तो हमें पाते हैं कि ये जो कवक होते हैं यह भोजन को अवशोषित करते हैं जहां पर ये पाए जाते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यह भोजन को अवशोषित करते हैं, ठीक। जबकि जो जंतु होते हैं यह भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अंतर ग्रहण करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर ग्रहण क्या है?
अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि सब जैसे मनुष्य क्या करता है, भोजन को पहले मुख में लेता है, उसको चबाता है, टुकड़ों में तोड़ता है, रासायनिक क्रिया होती है, फिर वह पचता है। तो भोजन को खाना, निगलना, पचाना, यह कहलाता है अंतर्ग्रहण, जबकि कवक में ऐसा नहीं पाया जाता। अब एक समरी के रूप में अगर देखें कि मुनिरा जगत के जंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, प्रोटिस्टा जगत के यूकैरियोटिक के कोशिकीय होते हैं, जबकि कवक वाले यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय परपोषी और अवशोषित भोजन वाले होते हैं। पादप क्या होते हैं, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय और स्वकोषीय पाए जाते हैं। जंतुओं के बारे में भी आप देख लीजिए कि यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय परपोषी और अंतर्ग्रहण करने वाले होते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि जो जंतुओं का वर्गीकरण है या 5 जगत में वर्गीकृत करके हम इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम वर्गीकरण को आगे की तरफ देखें, हमें पाते हैं कि जो कैरोलस लिनियस थे, जिन्होंने 2 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आज भी सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। 2 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत, 2 जगत ना करके आप दुनाम पद्धत कह सकते हैं, इसको थोड़ा मिटा दीजिए। 2 जगत वर्गीकरण सिद्धांत जंतु और वनस्पति के रूप में इन्होंने बांटा था, लेकिन जो और एक सिद्धांत कैरोलस लिनियस ने दिया था जिसे कहा जाएगा द्विनाम पद्धत, द्विनाम पद्धत, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। यह सिद्धांत दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। इसको भी आप जंतुओं के वर्गीकरण वाले पार्ट में ही पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा एग्जाम में इसको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैरोलस लिनियस ने दुनाम पद्धत दिया, तो कुछ 5 नियम मुख्य रूप से कैरोलस लिनियस ने दिए। पहला नियम इन्होंने बताया कि जो भी पौधे होंगे और जंतु होंगे, पहला नियम तो ये होगा उनके नामकरण में कि वह लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे। पहला क्या हो गया बच्चों, ये हो गया लैटिन भाषा में। किस भाषा में, लैटिन भाषा में ये लिखे जाएंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त कैरोलस लिनियस ने दुनाम पद्धत में बताया कि जो लैटिन भाषा में नाम लिखे जाएंगे 2 शब्दों में लिखे जाएंगे। कितने शब्दों में, 2 शब्दों में लिखे जाएंगे। और इन दोनों शब्दों में विशेषता इन्होंने बताया कि पहला जो नाम होगा वह अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में होगा, और जो दूसरा नाम होगा वह अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा जाएगा। इसके बाद इन्होंने बताया, तीसरा नियम इन्होंने दिया कि दोनों नामों को लिखने के बाद हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको रेखांकित कर देते हैं या अंडरलाइन कर देते हैं। चौथा नियम इन्होंने बताया कि ये जो दोनों नाम होंगे दुनाम पद्धति में, पहला नाम होगा वंश का नाम। पहला नाम किसका होगा, वंश का नाम होगा। वंश को इंग्लिश में लिखेंगे जीनस, GENUS। चौथा इन्होंने जो महत्वपूर्ण बताया वह कहा कि दूसरा जो नाम होगा वह जात का नाम होगा। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, स्पीसीज बोलेंगे, SPECEIS। कुछ आइए एग्जाम्पल ले लें, फिर एक बार देख लीजिए क्या कहा। दुनाम पद्धति में कैरोलस लिनियस ने कहा कि जो नाम हम प्रयोग करेंगे वो होगा लैटिन भाषा में। 2 नाम किस में होगा, लैटिन भाषा में। दूसरा 2 शब्दों में लिखा जाएगा, पहला कैपिटल लेटर में होगा, दूसरा स्मॉल लेटर में होगा। तीसरा नियम बताया कि जो नाम दोनों हम लिखेंगे उसको अंडरलाइन कर लेंगे, रेखांकित कर लेंगे। तीसरा नियम इन्होंने बताया, चौथा नियम बताया कि पहला नाम वंश का रहेगा, दूसरा नाम जात का रहेगा। एक और कॉलम आप बढ़ा सकते हैं, कभी कभी हम खोजकर्ता का नाम भी उसके साथ लिख देते हैं। अब आइए सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप लोग हमेशा पढ़ते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताइए, मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए। तो कैरोलस लिनियस ने ही मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम दिया था। तो मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है बच्चों होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। अब आइए हम देखें कि क्या कैरोलस लिनियस के नियम इस पे लागू होते हैं। तो आप देखिए लैटिन भाषा के 2 शब्द होमो और सैपियंस, होमो सैपियंस लिखे गए हैं। दूसरा नियम इन्होंने दिया था कि पहला कैपिटल अक्षर में लिखा जाएगा, दूसरा नाम जो है अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में या छोटे अक्षर में लिखा जाएगा। ठीक,
तीसरा ही नियम इन्होंने दिया था कि इस दोनों नाम को हम अंडरलाइन कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो पहला नाम होगा वह होगा वंश का नाम। किसका नाम होगा? वो वंश का नाम होगा। और दूसरा नाम जो होगा ये जात का नाम होगा। तीसरा लास्ट में जो एक पॉइंट मैंने आपको बताया, कभी कभी हम खोजकर्ता का भी नाम लिख देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य का जन्म वैज्ञानिक नाम बताइए, वर्तमान मनुष्य का, वर्तमान मानव का, तो आप कह सकते हैं होमो सेपियंस। लेकिन अगर वो कह रहा है कि नहीं अधूरा है, तो आप कह सकते हैं होमो सेपियंस लिन। क्या बोलेंगे आप? होमो सेपियंस लिन। LINN। लिन कहां से लिया गया? लीनियस से लिया गया, क्योंकि लीनियस ने ही इसकी खोज की थी। इस समय एक बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई है जिसे हम कहते हैं कोरोना। कोरोना का जो आधिकारिक नाम है वह है कोविड-19। अब कोविड-19 को अगर हम देखें तो कोविड-19 में भी यही चीज छुपा हुआ है। जैसे कोविड का पहला शब्द है CO, इसको क्या बोलेंगे? कोरोना। B से क्या हो जाएगा? VI से वायरस। D से क्या हो जाएगा? डिजीज। पूरा नाम क्या हो गया? कोरोना वायरस का रोग। कोरोना वायरस का रोग। 19 क्यों कहा गया? क्योंकि 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में इसकी खोज हुई, इसीलिए इसका नाम हो गया कोविड-19। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन नॉमेनक्लेचर ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके नाम को डिसाइड करते हैं। होमो सेपियंस हो गया। इस समय आप लोग आम बहुत चाव से खाते हैं, तो आम का वैज्ञानिक नाम भी इसी के साथ देख लें। आम का वैज्ञानिक नाम है बच्चों मैंगोफेरा इंडिका। मैंगोफेरा इंडिका। MANGO मैंगो, FERA फेरा, इंडिका। लैटिन भाषा के दो शब्द, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, अंडरलाइन कर दिया गया। पहला वंश का नाम, दूसरा जात का नाम यहाँ पर लिखा गया है। थैंक यू। इसके बाद कल आगे आपको बताएंगे।